वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज अब 25 जुलाई 2021 और 25 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रेगुलर हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। बिहार करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जुलाई वाला भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग डेली वीडियो को देखिए, ये रोजाना चैनल पे अपलोड होता है, इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। तो यहां पर ये जो प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर मैं ये दिवस वाला सेक्शन को आज स्किप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन उससे पहले आपको दूंगा कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अब यहाँ पर रोजाना क्विज का आयोजन होता है, जो कि करंट अफेयर्स का क्विज होता है। आप यहाँ पर इस वाले इमेज में देखकर समझ सकते हैं। तो बहुत से मेंबर इसमें भाग लेते हैं, ये एकदम से फ्री है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर इस डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहां पर आपको इसके अलावा एग्जाम अपडेट्स, फ्री पीडीएफ जो होंगे वो आपको यहां पर इस ग्रुप में मिलता है और साथ ही कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यहां को दिया जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि बीपीएससी परीक्षा के तैयारी से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा, भले ही लेट होगा लेकिन आपके सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा। और यहाँ पर फेसबुक पेज भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक ही करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया गया। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसको हम जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत अर्थात देश के 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया है और जिसके तहत प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह को गया स्थित साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बिहार के गया जिले में स्थित है। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो भारत में जो मतलब कह सकते हैं 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नया कुलपति को नियुक्ति किया गया अर्थात वाइस चांसलर की जो नियुक्ति किया गया है, तो इसके तहत बिहार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है जो गया में स्थित है, यहाँ के मतलब नया जो कुलपति बनाए गए, ये आपको याद रखना है, प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया। अब यहाँ पर डिस्कस ये करते हैं कि ये 12 यूनिवर्सिटी कौन कौन है जिसके मतलब चांसलर की नियुक्ति किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार जिन 12 यूनिवर्सिटी में नए वीसी अर्थात चांसलर की जो नियुक्ति किया गया है उनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 12 यूनिवर्सिटी का जो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कुलपति का नया मतलब नियुक्ति हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था बिहार के बारे में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार जो साउथ बिहार है इसके कुलपति भी बनाए गए हैं कामेश्वर नाथ सिंह को। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेशन कंपनी यानी कि एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगाबाद से ये बिजली का उत्पादन शुरू किया गया दूसरी इकाई से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि जानना अति आवश्यक है। तो बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड की
पूर्ण स्वामित्व वाली नवीनगर पावर जनरेशन कंपनी यानी कि एनपीजीसी की दूसरी इकाई से हाल ही में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। ये जो एनपीजीसी है ये एनटीपीसी का ही पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जहां से अभी हाल ही में इसकी दूसरी इकाई से बिहार में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आगे लिखा गया इस इकाई से यानी कि जो दूसरी इकाई है इस इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे बिहार को मिलेगा 559 मेगावाट बिजली और शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित किया गया। यानी कि 660 में से 559 मेगावाट बिजली जो मिलेगा ये बिहार को मिलेगा और इसके अलावा जो शेष बचता है ये जो बिजली मिलेगी ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर पहले यूनिट के बारे में कुछ चीजें लिखा गया, उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। 2019 में नवीनगर औरंगाबाद में बिहार की नहीं बल्कि एनपीजीसी की पहली यूनिट शुरू हुआ था और इसे बिहार को 560 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। और यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि वर्तमान में नवीनगर परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह हैं। तो यहाँ से अभी दूसरी यूनिट चर्चे में है, तो पहली यूनिट से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली यूनिट की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसे बिजली का जो उत्पादन हो रहा है ये 560 मेगावाट का हो रहा है। जबकि दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट का भी हाल ही में मतलब कि उत्पादन यहाँ से शुरू हुआ है और इसकी जो क्षमता ये 660 मेगावाट की है और जिसमें 559 मेगावाट बिहार को बिजली मिलेगी और इसके अलावा शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की गई है। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे चर्चा हुई औरंगाबाद जिले की, तो औरंगाबाद जिले के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार वाले मैप में ये औरंगाबाद जिले की स्थिति है। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि औरंगाबाद जिले की सीमा कितने जिलों को मतलब कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 जिले हैं जो कि आप कह सकते हैं, एक गया हो गया, दूसरा हमारा अरवल हो गया, तीसरा रोहतास। ये कुल मिलाकर 3 जिले हैं जो कि औरंगाबाद जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब चर्चा हो रही है औरंगाबाद जिले की, तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि औरंगाबाद जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, क्योंकि बिहार में 9 प्रमंडल है। तो औरंगाबाद जिला जो आता है बिहार के मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत है, मतलब ये औरंगाबाद जिला आता है और मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो औरंगाबाद जिला जो आता है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये गया में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गया है और गया एक जिला भी है। और इस प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ पे जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो गया एक हो गया हमारा, गया जिला एक, और हमारे यहाँ पे दूसरा औरंगाबाद, तो औरंगाबाद हमारा दूसरा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये औरंगाबाद है और उसका तीसरा है जहानाबाद। जहानाबाद आप देखिए मैप में कहाँ पर है, तो ये हमारा है जहानाबाद। ये तीसरा जहानाबाद हो गया। चौथा हमारा है नवादा, तो नवादा को आप जब मैप में देखेंगे तो ये आपका है नवादा चौथा। और 5वां हमारा है अरवल, तो यहाँ पर आप छोटा सा देखेंगे ये अरवल है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये 5 जिले हैं जो कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये गया में है। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया? किस जिले के सदर अस्पताल को? तो देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिया जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। ये कैबिनेट मीटिंग में भी मतलब ये फैसला लिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 7 एजेंडों पर मुहर लगी और इस बैठक में पूर्णिया सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आगे लिखा गया कि बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2021 को स्वीकृति भी दे दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा गया जिससे अब पूर्णिया सदर अस्पताल आधारभूत संरचना और अन्य संसाधनों के साथ सीमांचल के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। सीमांचल क्षेत्र में मतलब ये कह सकते हैं एक वरदान सिद्ध होगा। यहाँ से मतलब जिस प्रकार के बड़े हॉस्पिटलों, बड़े अस्पतालों की जो मतलब किल्लत है, जिस प्रकार से मतलब कह सकते हैं पूरी तरह भागलपुर और पटना पे केंद्रित रहना पड़ता है, तो यहाँ पर बिहार के जो पूर्णिया जिले में सदर अस्पताल की जो मतलब कह सकते हैं इसके ढांचा का जो मतलब कह सकते हैं विकास किया जाएगा, तो ये एकदम से कह सकते हैं कि सीमांचल के लिए कहीं ना कहीं अच्छा सिद्ध होगा। तो ये भी हाल ही में जो बिहार कैबिनेट बैठक में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, तो वहां पे ये 7 एजेंडों पर मुहर लगी और इसी में से एक एजेंडा जो था कि पूर्णिया जिले के सदर अस्पताल को इसमें विकसित किया जाएगा और इसे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में समाहित किया जाएगा। तो यहाँ से ये सारी चीज याद रखिए। चलिए यहाँ पर चर्चा है पूर्णिया जिले की, तो पूर्णिया जिले के बारे में उसी प्रकार से यहाँ पर सारी चीजों को देख लेते हैं। तो मैप में ये पूर्णिया जिले की स्थिति है और पूर्णिया जिले की जो मतलब जिले की सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो ये 5 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये जिले हैं, पहला हो गया कटिहार, दूसरा हो गया किशनगंज, तीसरा हो गया अररिया,
चौथा हो गया मधेपुरा, पांचवा हो गया भागलपुर। ये 5 जिलों के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको बता दूं कि ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो पूर्णिया जिला जो ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय पूर्णिया ही है। और इसके तहत कुल मिलाकर 4 जिले। ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये आपका पूर्णिया प्रमंडल हो गया और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जो 4 जिले हैं, ये अररिया, आपका अररिया 1 हो गया, किशनगंज, यहाँ पे किशनगंज 2 हो गया, और पूर्णिया हो गया 3, और जो कटिहार है ये 4। तो कुल मिला के 4 जिले हैं, ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यानी कह सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात आई है बिहार की। बिहार के बारे में हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर पुनः डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो बिहार के चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय जनसंख्या घनत्व जो है ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। और बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और राज्यभाषा में अगर बात करें तो बिहार की प्रथम राज्यभाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्यभाषा उर्दू है। और बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और लोक नृत्य की अगर बात करें तो बिहार में जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये भी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितना रहने का अनुमान लगाया है। अब यहाँ पर देखिए ये वैश्विक विकास दर की बात किया जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो ये विकास दर लगभग 6% रहने का अनुमान लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहने का अनुमान लगाया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इससे पहले अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया था। यहाँ पर यह ध्यान रखें ये भारत के लिए अनुमान था, लेकिन यहाँ पे जो 6% है ये भी हाल ही में अनुमान लगाया गया, पूरे वैश्विक स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया है कि जबकि यह अनुमान 11.5, यहाँ देखिए गलती हुआ है, ये अनुमान जनवरी 2021 में, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, जनवरी 2021 में मतलब भारत का जो विकास दर का अनुमान लगाया गया था आईएमएफ के द्वारा, ये मतलब कह सकते हैं 11.5% का लगाया गया था। ये भी आंकड़े यहाँ से आप ही याद रखिए। अब यहाँ पे आईएमएफ के बारे में लिखा गया है आईएमएफ की स्थापना 1944 में अमेरिका में हुआ था और वर्तमान में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिएवा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए आईएमएफ के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा हो रही थी आर्थिक विकास की, तो आर्थिक विकास के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न संस्था के द्वारा भारत का मतलब विकास दर का आकलन किया गया है, वो यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो इसके तहत यहाँ पे ये जो सारे डाटा है ये सारे के सारे अपडेटेड है, ये सारे मतलब अभी तक के अपडेटेड डाटा है, ये आप यहाँ पे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारे को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार जो विकास दर होगा भारत का वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं पर यह विकास दर का अनुमान भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा भी 9.5% और रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा भी 9.5%, जबकि रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी जो है फिच है उसके अनुसार 10%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6%, केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6% और एशियाई विकास बैंक के अनुसार 10% रहने का ये अनुमान लगाया गया है। याद रखना आपको ये सारे जो आंकड़े हैं ये वित्तीय वर्ष 2021-22 का है, ठीक है। ये आंकड़े मतलब जो किए गए हैं ये विभिन्न संस्था के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडीएफ में विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को, जो सिलेक्टेड प्रश्न है उसको इसमें शामिल किया गया है। अगर आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ये निस्संदेह ही आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करेगा, आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना, किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं यानी कि बाइलिंगुअल है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, हाल ही में लिवरपूल को विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है, इसे कब इस सूची में शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिवरपूल को जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थल से हटाया गया है इस सूची में इसे कब डाला गया था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2004 में इसे इस सूची में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को मैंने ऐड किया है, सारी चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं।
तो हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया, इसे वर्ष 2004 में चीन की दीवार, ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार के साथ इस सूची में शामिल किया गया था। यानी कि 2004 में जो लिवरपूल को मतलब इसमें शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में, यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल का सूची है इसमें जो शामिल किया गया था, इसमें चीन की दीवार, ताजमहल और पीसा की झुकी हुई मीनार के साथ साथ ये मतलब कि इस चारों स्थलों को इसमें 2004 में शामिल किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इंग्लैंड की इस लिवरपूल शहर को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, लिवरपूल इस सूची से हटाया जाने वाला तीसरा स्थल है। अब यहाँ पर यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची से हटाया जाने वाला तीसरा मतलब के स्थल कौन सा है, तो ये लिवरपूल शहर है। इससे पहले 2007 में ओमान के वन्यजीव अभ्यारण्य और 2009 में जर्मनी की ड्रेसडेन एल्बे घाटी को इस सूची से बाहर किया गया था। तो ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि ये चर्चे में है, तो यहाँ से ये प्रश्न सामने निकल कर आ सकते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप याद रखें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 750 लाइक का। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि वीडियो को आप लोग लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति यानी कि यूएन टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अवधि 2021 से 25 के लिए नियुक्त किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रश्मि रंजन दास इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को हाल ही में 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति यानी कि यूएन टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे यही है रश्मि रंजन दास। और यहाँ पे आगे लिखा गया, यह समिति देशों के प्रयासों को मजबूत कर नीतियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है और यह समिति कई दोहरे या फिर कराधान और गैर कराधान को रोकने के प्रयासों में देश की सहायता भी करती है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर इसका मतलब गठन किया गया था यूएन टैक्स कमेटी का। और अभी हाल ही में इसका जो सदस्य के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये रश्मि रंजन मतलब दास को नियुक्त किया गया है। तो ये यहाँ पर आप याद रखें। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य को बदलकर क्या कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का और इसका जो राइट आंसर होगा ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य बदलकर अभी जो किया गया ये फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहले जो था इसका आदर्श वाक्य ये ऑप्शन नंबर सी वाला था, यानी कि फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर ये था, लेकिन अब इसे बदलकर कर दिया गया है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये इसका मतलब अभी कर दिया गया है बदल के। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य को फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर से बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर में बदल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, यह बदलाव कोरोना महामारी के समय में दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट जो मैंने ऐड किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर जो भी एग्जाम अभी हाल ही में आयोजित होंगे, चर्चे में अभी ओलंपिक है तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी ये 6 अप्रैल 1896 को यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुआ था, यूनान की राजधानी एथेंस से। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2020 के बीच किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये आपको कन्फ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता होगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 है लेकिन इसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, लेकिन इसका जो नाम होगा, इस समारोह का जो नाम है, इस ओलंपिक का जो नाम है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। हालांकि इसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, इसमें देरी हुआ। पहले ये आयोजन 2021 के अगस्त में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण देरी हुआ है, तो इसीलिए नाम आपका 2020 यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली में आयोजित हो रहा है 2021 में। तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अब यहाँ भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहां पर 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 की भाषण में किया था। उस समय इसका वादा किया गया था और अभी हाल ही में इसे मंजूरी दे दिया गया है और यहाँ पर 750 करोड़ रुपए की लागत से इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया गया है लद्दाख में। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसके अलावा लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम को भी स्थापना की मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ से ये अलग पॉइंट है जो कि यहाँ से ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को भी मंजूरी दिया गया है।
ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था, और जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत में अगर बात करेगा सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश की, तो लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पे आबादी की दृष्टि से सबसे मतलब कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लद्दाख ही है। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना था ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा द स्ट्रॉन्गर इन द मिरर लिखी गई है? किसकी आत्मकथा द स्ट्रॉन्गर इन द मिरर लिखी गई? आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं हाल ही में फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम से लिखी गई है, और उन्होंने लेखिका रीता राम गुप्ता के साथ यह पुस्तक को लिखा है, जिसमें कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया, और यह पुस्तक 27 जुलाई 2021 को देश भर में जारी किया जाएगा। ये भी बात आप याद रखें, यहाँ से इसका पब्लिकेशन से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है। तो ये फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, तूफान और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे क्योंकि रिलेटेड फैक्ट्स है, इसे याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न की आदर्श स्मारक योजना के तहत हाल ही में किस राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश के 3 स्मारकों की पहचान की गई है, जिसमें कि गुट्टूर के नागार्जुन कोंडा में मौजूद स्मारकों, श्रीकाकुलम के सालीहुंडम में बौद्ध अवशेषों और अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर जो कि नाम है लेपाक्षी को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। तो ये कुल 3 स्थलों को ये आदर्श स्मारक योजना के तहत चुना गया है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो उद्देश्य है, इसे मतलब आदर्श स्मारक योजना में लाने का इसका उद्देश्य यह है कि उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, और जैसे कि ये पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, यानी कि पर्यटकों के ये अनुकूल बनाया जाए, तो इसीलिए इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया है कि मतलब आदर्श स्मारक योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी। तो यहाँ पर वही फैक्ट लिखा गया कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन, यहाँ पर अधीन छूट गया, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन इस आदर्श स्मारक योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में ऐतिहासिक स्मारकों में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कराया गया था। तो यहाँ से ये याद रखें इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर जो भी मतलब इसके तहत जो भी स्मारक को शामिल किया जाता है उसमें मतलब बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पर्यटकों के लिए अनुकूल करना ही इसका उद्देश्य है, ताकि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिले और रोजगार की मतलब कर सकते हैं, रोजगार का सृजन हो और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका मतलब कर सकते उद्देश्य है। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी के आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो नई पीढ़ी के मतलब आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल जो कि आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आप यहाँ से याद रखिए। और इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद और अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया था, जिसका भी हाल ही में सफल परीक्षण जो ये आकाश एनजी मिसाइल का किया गया है, ये मतलब डीआरडीओ के द्वारा कहाँ किया गया? ओडिशा में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने राज्य के 58,189 पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना का निर्णय किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया, इस ग्राम सचिवालय के तहत जनसेवा केंद्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे मिल सकेगा और साथ ही इसके जरिए ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से आप याद रखिए। इसकी शुरुआत करने की घोषणा जो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। और आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं pre21 लिख के। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।